हाँ देखिए, हम लोग देख रहे थे कि अगर किसी सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो ये ब्लॉक सरफेस को कहाँ दबा रहा है? नीचे। तो सरफेस ब्लॉक को कहाँ, ब्लॉक पे कहाँ फोर्स लगा रहा होगा? ऊपर, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर हम ड्रॉ करें सरफेस को तो बाबू सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है नीचे और ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जो एक पार्टिकल दूसरे पर फोर्स लगाता है दूसरा पार्टिकल भी पहले पे ठीक उतना ही फोर्स लगाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ एन लिखा है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है? एन लिखा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, और डायरेक्शन आपको अपोजिट दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल देखा था, क्या देख लिए थे? हाँ, तो इसमें भी देखा था ना कि अगर हम इस पर ड्रॉ करें तो इस पर सिर्फ एक ही नॉर्मल लग रहा होगा इधर की तरफ। कौन लगा रहा होगा? ये वेज लगा रहा होगा। वेज को इस ब्लॉक को धक्का ना देना है, तो धक्का देना है का मतलब हुआ कि ऐसे धक्का देगा। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये जो नॉर्मल फोर्स होना चाहिए हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर भी आपको दिख रहा होगा। इसको हमने शायद N1 कहा था। तो अगर वेज ब्लॉक पर इधर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है तो ब्लॉक वेज पर इधर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? N1 बोलेंगे। ये जो वेज है इस सरफेस पर कहाँ नॉर्मल लगाएगा? नीचे की तरफ, तो उसको हम लोग N2 बोलेंगे। तो सरफेस जो है वो इस वेज पर ऊपर नॉर्मल लगाएगा, इसको भी हम लोग N2 बोलेंगे ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम लोग देख रहे थे कि चूंकि ये सिर्फ एक ही सरफेस के साथ कांटेक्ट में है इसीलिए इस पर सिर्फ एक ही नॉर्मल लगा है। लेकिन ये दो दो सरफेस के साथ ना कांटेक्ट में है। एक सरफेस है इस ब्लॉक का सरफेस, दूसरा है, हाँ दूसरा सरफेस है, हाँ ठीक है, धरती का सरफेस है। तो इसीलिए इस पे दो नॉर्मल लगा है, और ये भी सिर्फ एक ही सरफेस के साथ कांटेक्ट में है इसीलिए इस पर भी सिर्फ एक ही नॉर्मल लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये देख रहे थे जाते जाते, तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि चूंकि ये जो स्फेयर है, चाहे आप इसको सर्कल मानिए, स्फेयर मानिए, चाहे सिलेंडर मानिए, ये दो जगह कांटेक्ट में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जो दीवार है वो इस स्फेयर पे किधर फोर्स लगाएगी? हाँ, तो दो ही ऑप्शन है आपके पास। पहला तो ये आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ऐसे और ना तो ऐसे। अगर ये दीवार इस स्फेयर पर इधर फोर्स लगा दे तो इसको धक्का देना थोड़े बोला जाएगा, इसको तो बोला जाएगा कि दीवार सरफेस को खींच रहा है। धक्का देने का मतलब हुआ कि ये दीवार इस स्फेयर पर इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसको याद है हम लोगों ने N1 कहा था। बताइए, ये वाला जो सरफेस है वो इस स्फीयर पर किधर नॉर्मल लगाएगा? तो आपके पास फिर दो ऑप्शन है, या तो बाबू इधर, देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ना तो इधर। तो ये जो सरफेस है वो इसको धक्का ना दे रहा है। धक्का देने का मतलब वो अपने से दूर भगाना, वो दूर भगाना चाह रहा है। दूर भगाने के लिए जाहिर सी बात है वो इधर की तरफ ही नॉर्मल लगाएगा, और हम इसको कुछ N2 कह देते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आइए यहाँ चलते हैं। ये एक सीढ़ी है जिसको टिका के रखा गया है। जाहिर सी बात है ये फर्श है और ये दीवार है। अरे ऐसे सीढ़ी टिकता है ना? हाँ, आपको बताना है कि इस सीढ़ी पे या इस रॉड पे कितना नॉर्मल लगेगा। 1 2 10 20 50 कितना? 2 नॉर्मल लगेगा, क्योंकि ये दो जगह किसी सरफेस के कांटेक्ट में है, एक यहाँ और एक यहाँ। मैं पूछूं कि ये दीवार इस सीढ़ी पे या इस रॉड पे किधर नॉर्मल लगाएगा? इशारा करिए, इशारा करिए, किधर नॉर्मल लगाएगा? नॉर्मल हमेशा लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। और धक्का देना है तो दीवार अगर अपने परपेंडिकुलर इस रॉड को धक्का देगा, यानी खुद से दूर भगाने की अगर कोशिश करेगा, तो रॉड पे नॉर्मल इधर ही ना लगेगा। चलिए इसको हम लोग N1 कह देते हैं। बताइए फर्श इस रॉड पे किधर फोर्स लगाएगा? किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ। ये दोबारा नहीं ना किसी को समझना ये सब, ठीक है, ऊपर की तरफ, और इसको हम कह देते हैं N2। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि ये वाला जो रॉड है, बोलो, ये थोड़ा सा दीवार से और आगे चल गया है, मतलब कोई नॉर्मल बाउंड्री वाउंड्री होता है जो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है ना, तो उस पर अगर सीढ़ी टिकाया जाता है तो ऑब्वियसली सीढ़ी थोड़ा सा बाउंड्री को और आगे नहीं चला जाता है। ऐसा ही कुछ समझिए। तो मैं पूछूं कि इस सीढ़ी पे या इस रॉड पे कितने नॉर्मल लगेंगे? 2, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ किधर लगेगा? कहाँ लगेगा? नहीं बोलिए ना, मुंह से बोलिए, चाहे इशारा करिए, रेस्पॉन्स दीजिए आप लोग। अथवार थोड़े है, इसका मतलब थोड़े कि आपका रेस्पॉन्स छुट्टी पर है। कहाँ लगेगा बताइए?
ऊपर की तरफ लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समथिंग N1 बोलेंगे। बताइए, ये जो दीवार है वो इस रॉड पे कहाँ नॉर्मल लगाएगा? कहाँ लगाएगा? ठीक है, यहाँ पर भी दीवार तो वर्टिकल ही ना था और उसने इधर लगाया था खुद के परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी बाबू दीवार जो है, बोलो, वो खुद के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगाएगा तो इधर ही लगाएगा। ये हो गया तुम्हारा N2। इसमें किसी को डाउट है? हाँ, तो ये गलत है। अगर डाउट नहीं है तो ये गलत है। नॉर्मल ऐसे नहीं लगेगा। और एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं और उसमें से एक सरफेस वहां जाके खत्म हो गया है, लेकिन दूसरा सरफेस अगर कंटिन्यूअस है, तो नॉर्मल हमेशा कंटिन्यूअस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ये नहीं समझ में आया? यहां पर बताइए, दो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, एक सीढ़ी का और एक फर्श का। तो बताओ यहाँ कौन सा ऐसा सरफेस है जो आके खत्म हो गया है? सीढ़ी वाला खत्म हो गया, लेकिन फर्श वाला तो कंटिन्यूअस ना है। अरे बोलो ना, इस पॉइंट के इधर भी फर्श है, इस पॉइंट के उधर भी फर्श है, तो इसको बोला जाएगा फर्श कंटिन्यूअस है लेकिन सीढ़ी खत्म हो गया है। नॉर्मल हमेशा कंटिन्यूअस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा का मतलब हुआ किसके परपेंडिकुलर लगेगा? फर्श के परपेंडिकुलर लगेगा। क्लियर है? तो ठीक है, फर्श के परपेंडिकुलर आपने लगाया भी है। बोलिए, फर्श के परपेंडिकुलर आपने लगाया भी है। यहां पर बताइए तो सीढ़ी और दीवार में कौन खत्म हो गया और कौन कंटिन्यूअस है? सीढ़ी खत्म हो गया, दीवार कंटिन्यूअस है, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा दीवार के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, आपने लगाया, वो सही था। यहां पर भी बताओ, फर्श कंटिन्यूअस है लेकिन सीढ़ी खत्म हो गया है, तो किसके परपेंडिकुलर लगेगा? फर्श के परपेंडिकुलर जो कंटिन्यूअस है। यहां पर बताइए, दीवार खत्म हो गया है लेकिन सीढ़ी कंटिन्यूअस है, तो दीवार के परपेंडिकुलर लगेगा? नहीं, उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है जो कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस कौन है? सीढ़ी है। तो ये जो दीवार है वो सीढ़ी पर इधर की तरफ नॉर्मल लगाएगा। किधर की तरफ? इधर की तरफ। क्लियर है? चलिए, तो इसको आपने N1 कहा तो आप इसको कुछ N2 कह दीजिए। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जो सरफेस कंटिन्यूअस है हमेशा उसी के ना परपेंडिकुलर लगेगा। तो चूंकि सीढ़ी कंटिन्यूअस है इसीलिए सीढ़ी के परपेंडिकुलर लगेगा, का मतलब हुआ N2 कुछ इस तरीके से लगेगा। ये आपको समझ में आया? सही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना नहीं ना है किसी को? बात करेंगे टेंशन की। बात करेंगे, हाँ, टेंशन की बात करेंगे हम लोग। टेंशन क्या हुआ? वैसे ही जिंदगी में बहुत टेंशन है सर ना, और आप टेंशन बढ़ाने जा रहे हैं। टेंशन फोर्स लगता है कहाँ बताइए? स्ट्रिंग में या फिर किसी रॉड में ना। स्ट्रिंग का मतलब धागा होता है। अगला कॉन्सेप्ट यह है कि अगर टेंशन हम किसी स्ट्रिंग में देख रहे हैं तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। किधर होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक धागा बांध लिया है। अब धागा बांध के मैं इस पर फोर्स लगाना चाह रहा हूं, ठीक है? तो मान लो कि ऐसा मेरे हाथ में धागा है। आपको क्या लग रहा है, मैं इस धागे से ऐसे फोर्स लगा सकता हूं क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। मैं इस पर फोर्स अगर लगाऊंगा तो कैसे लगा सकता हूं? मैं इसको खींचूंगा, अरे खींचूंगा तो इस पर फोर्स इधर ही ना लगेगा, अरे इधर ही ना लगेगा। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये अवे फ्रॉम द बॉडी है कि टुवर्ड्स द बॉडी है? ये है अवे फ्रॉम द बॉडी। आपको समझ में आया? चाहे इस धागे से मैं ऐसे दबा सकता हूं क्या इसको? नहीं। हाँ, रॉड रहेगा तो मैं दबा सकता हूं, रॉड से मैं दबा सकता हूं, लेकिन अगर धागा बंधा हुआ है तो मैं इसको दबा नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसे खींच तो सकता हूं ना, ऐसे खींचूंगा तो ऊपर चलने लगेगा ये। तो आप बताइए कि ये जो धागे से फोर्स लगाया जा रहा है ये ऊपर ना लगाया जा रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये टुवर्ड्स द बॉडी है कि अवे फ्रॉम द बॉडी है? ये जो डायरेक्शन है ये बॉडी से दूर ना जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो हम किसी धागे से सिर्फ चीजों को खींच सकते हैं, और खींचने का मतलब हुआ कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। क्लियर है? तो वो बात याद रखिएगा।
अगर टेंशन किसी धागे में है तो हमेशा कहां होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। क्लियर? चलिए, अगर स्ट्रिंग मासलेस हो जाए, स्ट्रिंग कैसा हो जाए? धागा जो है वो कैसा हो जाए? मासलेस हो जाए। अब धागा कभी मासलेस हो सकता है क्या? हो सकता है। मैंने ऐसा धागा ले सकते हो जिसके पास कोई मास ही ना हो, तो किस चीज से बना हुआ लोगे? हैं? पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आप मैटर के डेफिनेशन को ही खारिज कर दे रहे हैं। जीवन में आपने जो सबसे पहला डेफिनेशन साइंस में पढ़ा था वो किसका पढ़ा था? वो मैटर का ही पढ़ा था कि व्हाट इज मैटर। तो जिस चीज के पास मास है, जो जगह छेकता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, अरे वही सब ना मैटर होता है। तो दुनिया में कुछ भी मासलेस तो नहीं हो सकता है। लेकिन बाबू, अगर कभी सिचुएशन ऐसा हो कि कोई 5 केजी का चीज लटकाया गया हो, बोलो, और किसी 10-20 ग्राम के धागे में, तो इस 5 केजी के रेस्पेक्ट में ये 10-20 ग्राम लगभग नेग्लेजिबल है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम इसको मासलेस मान सकते हैं। अरे बोलो ना। हाँ, तो ठीक है। अगर धागा कैसा हो? मासलेस हो। और पुली जो है, किधर देख रहा है? और पुली का नाम सुना है आपने? पुली जो होता है वो चौकरी टाइप का होता है ऐसा, और इधर भी हम जैसे कुछ लटका देते हैं, इधर भी हम लोग कुछ लटका देते हैं, फिर उसको ऐसा सीलिंग वेलिंग में हम लोग फिक्स कर देते हैं। समझ रहे हो? जिम, जो लोग इसमें जिम जाते होंगे ना, उनको पता होगा कि जिम मशीन में जगह जगह क्या लगा होता है? पुली लगा होता है। जैसे होता क्या है कि एक स्टैंड होगा कोई, उस स्टैंड में पुली लटका दिया जाएगा ऐसे, और इधर की तरफ खूब ढेर सारा वेट होता है, और कोई आदमी इधर से पकड़ के उसको खींच रहा होता है। अरे बोलो ना। चाहे पुराने जमाने में लोग जब कुएं से पानी निकालता था ना, कहां से? हाँ, तो यहां पर भी पुली लटका होता था, और इधर इधर क्या करता था वो लोग? बाल्टी लटका देता था और इधर से पकड़ के उसको खींचता था। समझ रहे हो? तो ये पुली का जो सिस्टम है वो बहुत पुराने जमाने से यूज होता आया है। ठीक है? तो यहां पर बात कुछ ऐसी है कि अगर स्ट्रिंग कैसा हो? मासलेस हो, और पुली जो हो वो, पुली के पास कोई फ्रिक्शन नहीं हो। अब मैं बता रहा हूं, पुली अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि पुली के ऊपर आपने ऐसा कोई धागा रखा है, इधर कुछ लटका दिया, इधर भी कुछ लटका दिया, जैसे ये वाला सिचुएशन है। अब मान लो कि ये है 5 केजी का और ये कितने का है? 10 केजी। क्या लग रहा है? छोड़ दोगे क्या होगा? बताओ जल्दी। अरे छोड़ दोगे क्या होगा? अरे 10 केजी नीचे जाएगा, 5 केजी ऊपर जाएगा, ऐसा जाएगा। तो इस पुली का क्या होगा बताओ? पुली घूमेगा कि नहीं? पुली बाबू घूमेगा? अरे घूमेगा ना। हाँ, तो घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है पता है? फ्रिक्शन फोर्स। घुमाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन इसको घुमाएगा। लेकिन अगर पुली फ्रिक्शनलेस हो जाए तो ये धागा धीरे से सरक जाएगा, पुली वैसा ही रह जाएगा, यानी पुली रोटेट नहीं करेगा। क्लियर है? हाँ, तो अगर मान लीजिए कि पुली फ्रिक्शन लेस हो जाए का मतलब हुआ धागा जस्ट इसके ऊपर से सरक जाए, ये रोटेट ना करे, उस केस में पूरे धागे में टेंशन सेम होता है। वो धागा कितना लंबा भी क्यों ना हो, टेंशन हर जगह क्या होगा? सेम हो जाएगा। ठीक है? तो ये बात यहां पर लिखा हुआ है कि इफ स्ट्रिंग इज मासलेस एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस देन टेंशन इज सेम थ्रू आउट दी स्ट्रिंग। लेकिन अगर धागा बदल जाएगा तब टेंशन बदल सकता है। क्लियर है? वो बात यहां लिखी हुई है। टेंशन कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स इन अ सिस्टम। क्लियर? अगला कहता है कि अब अगर मान लीजिए कि पुली भी मासलेस हो जाए, माने पुली भी मान लीजिए 5 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है, और वैसे भी जिम मशीन में जो पुली यूज होता है, तुम सोचो ना, जो वेट तुम उठा रहे होते हो उसके रेस्पेक्ट में वो बहुत नेग्लेजिबल नहीं होता है। अरे बोलो ना, 10 15 20 ग्राम ऐसा ही कुछ होगा, वो प्लास्टिक का होता है। तो मेरे कहने का, अब नो सब बोलना जरूरी है, मान लो होता है। अगर ऐसा हो जाए कि पुली भी बाबू मासलेस हो जाए तो उस केस में ना नेट टेंशन ऑन पुली हमेशा 0 होगा, या यूं कहा जाए कि नेट फोर्स ऑन पुली हमेशा 0 होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। पहले एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा धागा वागा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं,
मान लीजिए कि हमने सीलिंग से इसको लटका रखा है और इधर हम लोगों ने एक ब्लॉक लटकाया है, इधर भी हम लोगों ने एक ब्लॉक लटकाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमको पता करना है कि ये वाला जो धागा है वो इस पुली पर किधर टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, तो बाबू धागा हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे टेंशन लगाता है। तो बताओ ये धागा इस पर किधर टेंशन लगा रहा होगा, ऊपर कि नीचे? धागा पुली पर किधर टेंशन लगा रहा होगा? तो ऊपर ना लगा रहा होगा। इस आप देखिए, नॉर्मल फोर्स लगा के हम सिर्फ चीजों को धक्का दे सकते हैं और टेंशन फोर्स लगा के हम सिर्फ चीजों को खींच सकते हैं। धागा अगर है और वो टेंशन लगा रहा है तो हम सिर्फ चीजों को खींच सकते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए ना कि इस धागे को, इस पुली को खींचना है तो किधर खींचेगा? अरे ऊपर ही ना खींचेगा। तो बाबू इसमें जो टेंशन होगा अगर हम उसको T1 बोल दें, अरे बोलिए ना, चलिए बहुत बढ़िया। मान लीजिए इसमें जो टेंशन है, इस धागे में जो टेंशन है, वो बताइए पुली पर किधर लगेगा? अरे इस धागे को, इस पुली को खींचना है तो किधर खींचेगा? हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी ना। अब मान लो कि कोई यहां पर है और उसको इस धागे पे ही चलना है लेकिन इस पुली से दूर जाना है, तो वो कहां जाएगा? वो नीचे ही ना जाएगा। तो ये धागा इस पुली पर नीचे की तरफ टेंशन लगाएगा, ठीक है। मान लो इस टेंशन को हम कुछ T2 कह देते हैं, सही है। बताइए ये धागा इस पुली पर कहां टेंशन लगाएगा? नीचे लगाएगा। इसको हम लोग कुछ T3 कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये पुली मासलेस है, पुली कैसा है? मासलेस है, तो ये तुम लोग, हमको लग रहा है कि पढ़ नहीं रहा है तुम लोग। तुम पीछे वाला तीनों जो है, तुम लोग ध्यान दे रहा है? हमको लग रहा है तुम लोग नौटंकी कर रहा है। मास्क तुम हटाओ। इस पुली पे ये वाला धागा कहाँ फोर्स लगा रहा है? ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लोग T1 कह देते हैं। ये वाला धागा इसको T2 कह देते हैं। ये वाला धागा भी, तो इसको समथिंग T3 कह देते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये मासलेस है, कैसा है बताइए? अगर ये मासलेस है, इसका मास इनके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, मान लो ये 5 kg, ये 10 kg, ये 10 ग्राम का है, तो मासलेस ही माना जाएगा। नेट टेंशन ऑन दिस पुली हमेशा 0 होगा। टेंशन भी एक फोर्स ही ना है, और हमने पढ़ा है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि F बराबर होता है ma। अब किसी चीज का मास ही अगर 0 हो जाए तो उस पर फोर्स भी कितना होगा? हाँ, तो नेट फोर्स भी जो होगा वो कितना होगा? और इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो टेंशन के रूप में ही ना लग रहा है। हम लोग बोलेंगे कि नेट टेंशन इस पर 0 होगा। अब बताइए नेट टेंशन कब 0 हो सकता है? जब ऊपर वाला टेंशन बराबर नीचे वाला टेंशन हो जाए। जैसे मान लो कि ये टेंशन 10 न्यूटन है, ये अगर मान लीजिए 4 न्यूटन है तो इसको 6 न्यूटन होना पड़ेगा, तब ना बोलेंगे 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, और उस पर नेट टेंशन 0 होगा। समझ रहे हो? तो ये बात इसमें लिखा हुआ है कि इफ पुली इज क्या? मासलेस, देन नेट टेंशन ऑन इट इज ऑलवेज 0। और इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? तो ऊपर वाला टेंशन बराबर नीचे वाला टेंशन, दाएं वाला टेंशन बराबर बाएं वाला टेंशन, हम आमने सामने वाले टेंशन को बस इक्वेट करा देंगे। क्लियर है? तो ये क्या पढ़ा हम लोगों ने, इसको आइए हम इस एग्जाम्पल में बढ़िया से समझते हैं। बताइए आपको पूरे सिस्टम में कितना पुली दिख रहा है? 3 पुली दिख रहा है, ठीक है। कितना दिख रहा है? 3 पुली दिख रहा है। नंबरिंग भी की गई है 1, 2 और 3। पूरे सिस्टम में आपको कितना डिफरेंट धागा दिख रहा है? डिफरेंट धागा बताना है। 7 को तुमको डिफरेंट धागा दिख रहा है। कॉमन सेंस से पैदल हो तुम लोग। कितना डिफरेंट धागा दिख रहा है? कितने लोगों को एक ही धागा दिख रहा है? 2 धागा कितने लोगों को दिख रहा है? 3 बताइए। 3 3 नहीं 3, हाँ 4 बताइए। 4 कितने लोगों को दिख रहा है? 4 इतने लोगों को दिख रहा है। 5 बताइए कितने लोगों को दिख रहा है? 5 5 तुमको दिख रहा है? 5 दिख रहा है। 6 बताइए।
6 धागे, 7 धागे। 7 कितने लोगों को दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले एक धागा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और इसको देखिएगा, और ये पांचवा, ये पांचवा है। पागल हो गए हो? ये पांचवा है, ये अभी चौथा ही ना है। और आगे बढ़ते हैं, ये बताइए, ये छठा है, ये भी चौथा ही है। मिला जुला के देखा जाए तो ये पूरा सिर्फ एक ही धागा है। तो ठीक है, टोटल कितने धागे हैं इसमें? 4 धागे हैं, सही है। तो इसमें 4 तरीके का टेंशन हो सकता है। सबसे पहले टेंशन ड्रॉ किया जाता है सबसे लंबे वाले धागे में। तो सबसे लंबा वाला धागा बाबू यही ना है, इसमें सबसे पहले टेंशन ड्रॉ कर लो। ठीक है, बताओ धागे का ये वाला सेक्शन किन 2 लोगों से जुड़ा है? तो एक तो सीलिंग से जुड़ा है और दूसरा इस पुली से जुड़ा है। मैं इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो बताइए धागे का ये वाला सेक्शन सीलिंग पे कहां फोर्स लगाएगा? कहां लगाएगा? सोच समझ के बता रहे हो? कहां लगाएगा? नीचे की तरफ लगाएगा, क्योंकि टेंशन हमेशा लगता है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि आप ऑब्जेक्ट के रूप में सीलिंग ना है, तो सीलिंग से दूर जाना है। इस धागे पे ही चलना है, लेकिन सीलिंग से दूर जाना है, तो नीचे की तरफ लगेगा। और चलिए हम इसको टी कह देते हैं। अब आप बताइए कि यही धागा इस पुली पर कहाँ टेंशन लगाएगा? ऊपर की तरफ लगाएगा। क्यों बताइए? क्योंकि हमको इससे दूर ना जाना है, धागे पे चलते हुए हमको इससे दूर जाना है। अब आप बताइए इसको T1 और इसको T2 लिखा जाए कि T और T ही लिखा जाए? मैंने कहा है कि धागा अगर मासलेस हो तो पूरे धागे में टेंशन सेम होता है, तो इसमें भी हम लोग T ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मास सिर्फ इसके पास है और बाकी लगभग सब चीज मासलेस है। अगर मास होता तो बताया जाता। ठीक है, अब यही धागा, सेम धागा ना यहाँ से भी गुजर गया है। अब पुली को हमको फ्रिक्शनलेस मानना है। जब तक ना कहा जाए कि पुली में फ्रिक्शन है, हम पुली को फ्रिक्शनलेस मानेंगे। तो मैंने कहा कि धागा मासलेस हो, पुली फ्रिक्शनलेस हो, तो पूरे धागे में टेंशन सेम होता है। तो कहने का मतलब है कि इस वाले सेक्शन में भी टेंशन कितना होगा? T होगा। बताइए धागे का ये वाला सेक्शन इस वाली पुली पे कहाँ फोर्स लगाएगा? समझ रहे? ऊपर लगाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से अवे जाना है, तो अवे जाने के लिए ऊपर ही ना जाना होगा। बताइए धागे का यही वाला सेक्शन इस वाली पुली पे कहाँ फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ लगाएगा, और टेंशन T होगा, क्योंकि धागा सेम है। ये धागा इससे होके गुजरता हुआ यहाँ पहुंचा। अब धागे का ये वाला जो सेक्शन है वो इस वाली पुली पे कहाँ फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ लगाएगा। अवे दिखाना है। धागे का यही वाला सेक्शन इस वाली पुली पे ऊपर फोर्स, ये समझ में आ रहा है? चलिए यही धागा आगे बढ़ा, तो धागे का ये वाला सेक्शन पुली पे कहाँ फोर्स लगाएगा? लेकिन सीलिंग पे कहाँ फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ। क्लियर है? आइए हम इसकी बात करते हैं, या पहले रुकिए इसकी बात करते हैं कि इसको पुली नंबर 1 बोला गया है। धागा बदल गया, अब टेंशन भी बदल जाएगा। अभी हम लोग T नहीं लिखेंगे, समथिंग T1 T2 ऐसा करके लिखेंगे। तो बताइए धागे का ये वाला जो सेक्शन है वो इस पुली पे कहाँ फोर्स लगाएगा? नीचे के ऊपर? नीचे लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जाना है। ऑब्जेक्ट पुली है तो इससे दूर जाना है और इसी धागे पे चलना है, तो आप नीचे ही ना जाइएगा। तो इसको चलिए हम लोग T1 कह दें। बताइए ये वाला धागा इस पे कहाँ फोर्स लगाएगा? तो ऊपर की तरफ लगाएगा। समझ रहे हो? सेम ही धागा है, लेकिन इस पर नीचे फोर्स लगा रहा है, इस पर ऊपर फोर्स लगा रहा है। और चूंकि सेम धागा है इसीलिए यहाँ T1 तो यहाँ पर भी T1 होगा। ये अलग धागा है, ये अलग टेंशन लगाएगा, लेकिन ये धागा पुली पे कहाँ टेंशन लगाएगा? नीचे की तरफ। क्या लिखा जाए? समथिंग T2 लिखा जाए। ये अभी हम तीसरे धागे की बात कर रहे हैं। बताइए सेम धागा इस ऑब्जेक्ट पे कहाँ फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ। क्या लिखा जाए? T2 लिखा जाए। क्लियर है? ये वाला धागा जो है ये जुड़ा हुआ है इस पुली से, और किससे? सीलिंग से। तो पहले बताइए ये धागा सीलिंग पे कहाँ फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ, क्योंकि खींचना है, सीलिंग से दूर जाना है। तो सीलिंग से इस धागे पे चलते हुए दूर जाना है, तो नीचे ही ना जाओगे। इसको लिखा जाएगा T3। बताइए सेम धागा इस पुली पे कहाँ फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ। इसको लिखा हमने। तो इस प्रकार हमने धागे के हर सेक्शन में टेंशन ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब एक और बात है, अगर मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करूं इस पुली नंबर 1 को, पुली नंबर 1 को, तो ऊपर कितना लग रहा है? T। इधर कितना लग रहा है? T। अरे फोटो देखो ना, T या T नहीं लग रहा है। और यहाँ पे कितना लग रहा है? T1 लग रहा है। इसको कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। माने हम सिस्टम में से बस किसी एक पार्टिकुलर चीज का अलग से अगर डायग्राम बनाए तो इसको बोला जाता है
फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्टकट में कहा जाता है FBD, FBD कहा जाता है। ठीक है, तो इस बेचारे पर यही 3 गो फोर्स लग रहा है, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। चलिए थोड़ा सा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। ये है हमारा पुली नंबर 2। तो बताइए ऊपर में क्या लग रहा है T, इधर भी क्या लग रहा है T, नीचे में क्या लग रहा है T2। चलिए पुली नंबर 3 का FBD बनाया जाए। ऊपर में क्या लग रहा है T3, नीचे में क्या लग रहा है T, और इधर क्या लग रहा है, ये तुमको समझ में आ रहा है? अब चूंकि सारी पुलीज मासलेस हैं, इसका मतलब हुआ ऊपर वाला टेंशन बराबर नीचे वाला टेंशन। नीचे वाला टेंशन कितना है T1 है, तो T1 बराबर हो जाएगा 2T। अरे ऊपर में टोटल 2T ना है, जल्दी बताइए T2 कितना होगा, ये भी 2T होगा। और T3 कितना होगा बाबू, T3 भी तो 2T ही होगा। समझ में आया? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो ऐसे तो मैंने जो आपको बताया वो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया है, आया होगा। लेकिन हम लोग ना ऐसे करेंगे नहीं, इतना फुर्सत हमारे पास नहीं होगा कि अब हम इसमें भी ड्रॉ करके या फिर दोबारा उधर भी ड्रॉ करें। हम लोग पता है क्या करेंगे, सबसे लंबे वाले धागे में तो टेंशन सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। बोलो बाबू, लंबे वाले धागे में क्या तुमने टेंशन ड्रॉ कर लिया? बाकी सब के लिए ना डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे कि इनमें टेंशन आखिर आ कितना रहा है। डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमको यहां टेंशन ड्रॉ करना है, बोलो ना, हाँ, तो हम लोग देख लेंगे कि ऊपर टोटल कितना टेंशन है। कितना है? अरे ऊपर कितना है, कितना है? अरे टेंशन टूटी ना है, तो ऊपर अगर टेंशन टूटी है तो नीचे भी टेंशन टूटी ही होगा। अब इसको T1 लिख के और फिर T1 बराबर 2T लिखोगे तो टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो उससे बढ़िया है कि आप देख लीजिए ऊपर टेंशन कितना है 2T है, तो नीचे भी टेंशन 2T, और यहाँ 2T तो यहाँ भी 2T। ठीक है, यहाँ बताइए ऊपर कितना है 2T है, तो नीचे भी कितना होगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम बिना मतलब का अननोन नहीं बढ़ाएंगे। चलिए तो ये 2T तो ये भी सब 2T है। इसमें बताओ, इसमें बता नीचे कितना है 2T है, हाँ 2T है। T और T कितना 2T, ऊपर भी कितना होगा 2T होगा, तो यहां भी कितना होगा। तो कोई T1 T2 T3 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ T के टर्म में हमने पूरा टेंशन दिखा दिया। क्या बोलते हो, ये समझ में आया है? बोलो। तो अगर समझ में आया तो ये बताओ, इस सिस्टम में बताओ किस सेक्शन में किधर और कितना टेंशन लगेगा। चलिए कॉपी निकालिए, शुरू कर लीजिए। हैं कहाँ बनाया है? बना लिया, बना लिया तुम? ठीक है, तो तुम यहाँ आके बनाएगा अभी, लेकिन बाकी लोगों को